एंशियंट हिस्ट्री उस समय का इतिहास है जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम लैंग्वेज सीखेंगे, हम कबीलों में रहना सीखेंगे, हमारे रिवाज गढ़े जाएंगे। तो बहुत कम है, ज्यादातर हम लोगों ने अंदाजा लगाया इसके बारे में, इसीलिए यहां से क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। मिडवल हिस्ट्री पूरा का पूरा इतिहास है राजाओं महाराजाओं के संघर्षों का इतिहास। तो ये हमारा इतिहास नहीं हुआ, ये राजाओं का इतिहास हुआ। इंडिया अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे पास जो दुनिया को दिखाने लायक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा लोकतंत्र और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आमतौर पर कोई भी देश अपनी पीढ़ी से वो पूछता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा फक्र होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोई आपका रिश्तेदार आपके पास आएगा तो सबसे पहले पूछेगा पापा का नाम क्या है, ये बताओ, है ना। इट्स बिकॉज इसलिए कि वहां से आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अगर इंडियंस लोगों की आइडेंटिटी कहीं से क्रिएट होती है तो वो क्रिएट होती है इसके अपने फ्रीडम स्ट्रगल से, कि हमने कैसे आजादी हासिल की और कैसे इतने विशाल देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखा। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हमसे वो इस हिस्से से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री के 3 हिस्सों में से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हुए थोड़ा सा बेस ले जाते हैं। 3 बातें समझनी है। पहली बात कि हम गुलाम कैसे बन गए थे, कैसे हम सब्जेक्ट हो गए अंग्रेजों के, कैसे हमने उनसे फाइट की और कैसे हमने अपनी फ्रीडम हासिल की। उसके बाद की कहानी आपकी चल रही है पॉलिटी वाली क्लास में, जब आप देख रहे हैं कि कैसे आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इसीलिए जनरल नॉलेज का सबसे बड़ा हिस्सा ये मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पॉलिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन और एक साइंस एंड टेक होता है। ठीक सरकार, तो चलो देखो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, पर क्या अंग्रेज ही एकमात्र यूरोपियन थे जो इंडिया आए थे, या इससे पहले भी लोग इंडिया आते रहे थे? और जब वो आए तो जब वो अकेले आए थे या उनके आसपास और भी यूरोपियन कंपनी आई थी? तो जवाब है और भी कंपनी आई थी। फिर वही कंपनी हमें गुलाम कैसे बना पाई, दूसरी कंपनी हमें क्यों नहीं गुलाम बना पाई? इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक और बैक पे जाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पूरी दुनिया में खेल चल रहा था। गंदा सा एक नोट्स वो बना रहा हूं, मैप दुनिया का, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। इसको समझा दूंगा मैं कहां कहां क्या क्या बना दिया मैंने फालतू सा, क्योंकि मैंने बनाया मेरे को समझ में आएगा। देखो मान के चलते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये हमारा इंडिया है भारत माता। ठीक है, ये एशिया वाला इलाका हो गया, ये यूरोप वाला इलाका हो गया, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो और अब देखो क्या मामला था। इस वाले इलाके में हमेशा से एक सभ्यता थी, सबसे दुनिया की पुरानी सभ्यता, वो है हड़प्पा सभ्यता। यहां पर यानी कि अफ्रीका वाले इलाके में एक सभ्यता थी जिसे कहते थे मिस्र की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड यहां पर। और यहां एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब इंसान कबीलों में रहना शुरू कर रहा था तो इंसान इन 3 जगहों में देखने को मिला, यहां यहां यहां। यहां पे थोड़ा सा है, वैसे चीन में भी थी। तो 1 2 3 उस समय भी हमें इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि ये तीनों आपस में व्यापार करते थे। तो इसका मतलब व्यापार दुनिया की नई चीज नहीं है। दुनिया जब शुरू ही हो रही थी, लोगों ने साथ रहना शुरू ही किया था, तब से वो दुनिया के साथ भी रहते थे। हाँ है ना। अब हड़प्पा के जो बर्तन है वो ओमान में जाकर मिलते हैं। ओमान एक ये जहां का अरब का इलाका है, वहां पे हड़प्पा के बर्तन देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा के बारे में हमें मेसोपोटामिया में लिपि में लिखा हुआ मिलता है कि हमारा मेलुआ के लोगों के साथ था संपर्क। मेलुआ हड़प्पा के लोगों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दुनिया अपनी शुरुआत से ही आपस में इंटरकनेक्टेड है व्यापार के जरिए, यानी लोग एक इलाके से दूसरे इलाके पे व्यापार करते थे। अब यहां से सवाल एक है, बहुत ही सीधा सा सवाल, वो ये है फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की? ठीक, तो देखो आगे चलकर जब अलग अलग जगह राजा हो गए और व्यापार सबसे प्रॉफिट वाला ऑप्शन था, जैसे 100 गज में आपकी फैक्ट्री है और 100 गज में खेत है, कौन सा ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है? फैक्ट्री वाला। दुनिया जितनी आर्थिक हो जाएगी, जितनी भी जैसे व्यापार और वाणिज्य कृषि के मामले में ज्यादा प्रॉफिट का सौदा था। अब हुआ ये कि दुनिया ज्यादातर करना चाहती थी व्यापार। इंडिया में जो चीजें पैदा होती थी उसकी यूरोप में बहुत मांग थी और अरब में भी बहुत मांग थी।
अब इसके लिए व्यापारी लोग कौन से थे, इनके पास चीजें कम है, अरब के पास लोगों के पास चीजें कम है, तो इन दोनों को व्यापार करना है इंडिया वाले इलाके से, इंडिया और इसके इस तरह के एशिया वाले इलाके से। अब क्या करना है, देखो याद रखना, एशिया वाला इलाका फला फूला इलाका है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसके पास सब अपनी जरूरतों से ज्यादा है। अरब वाला इलाका या यूरोप वाला इलाका ऐसा इलाका है जिसको कुछ चाहिए, इसके पास अपनी आवश्यकता से चीजें कम थी, इसीलिए इसको करना था एशिया के इलाकों से व्यापार। तो यूरोप में भी व्यापारी बने और अरब के लोग भी व्यापारी बने, और अब इन दोनों में है कंपटीशन। हुआ ये कि एक साम्राज्य था जिसे कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य, याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों ने इस वाले इलाके पे कर लिया कब्जा। अब इसका मतलब था यूरोप को नहीं मिल सकता है यहां से कुछ भी, हाँ, या फिर उनको उसी दाम पे खरीदना पड़ेगा जिस दाम पे अरब के लोग उनको बेचेंगे। स्पष्ट, गेटिंग? तो अब वो कई गुना दामों पर इसको बेचेंगे। इसको लेकर यूरोप में पैदा हो गया फ्रस्ट्रेशन कि हमें इंडिया तक पहुंचना है, हमें अपना सामान सीधे खरीदना है क्योंकि महंगा हो रहा है यहां पर। अब इसके लिए रास्ता, जो जमीन का रास्ता है, वो हो चुका था बंद, और ऐसे में पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी। उसने सपना देखा कि जमीन का रास्ता भले ही बंद क्या हुआ, पर समुद्र से तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है ना, तो समुद्र के रास्ते भी तो वहां पहुंचा जा सकता है। उसने अपने पूरे इलाके सपने के लिए पुर्तगाल में नए नए यानी एडवेंचरस, जो लड़के बिल्कुल जोखिम ले सकते, समुद्र की यात्रा बहुत जोखिम भरी यात्राएं होती ना, तो जो ये जोखिम ले सकते थे कि समुद्र की यात्रा करके वो रास्ता ढूंढ निकाले जहां से हम बिना इनकी मदद के, यानी बिना इन पे डिपेंडेंस हुए, वहां तक व्यापार कर सके। लोगों की भर्ती की, बड़ी मात्रा में भर्ती की। जब तक वो जिंदा रहा तब तक ऐसा कोई लौंडा हुआ ही नहीं जो इंडिया पहुंच जाए, पर जैसे ही प्रिंस हेनरी मरा, उसके बाद एक लड़का जो पुर्तगाल का ही था वो इंडिया आ गया। ऐसे यहां पे मैंने अफ्रीका महाद्वीप बनाया था, तो वो इंडिया आ गया, यहां से निकला, ये रहा पुर्तगाल, यहां से निकला अफ्रीका में, यहां थोड़ी देर रुका। इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पहुंचते ही ना वो लोग थक चुके थे, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था कि कहीं से समुद्र है भी या नहीं। फिर उनको यहां पर आने के बाद, इस कोने पर जब वो पैदल पैदल पहुंचे तो उनको रास्ता दिखाई देने नहीं, पानी दोबारा से दिखाई दिया, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। दोबारा से उनकी होप जिंदा हो गई, ठीक है। और जब होप जिंदा हो गई तो वो तोप बन के इंडिया की तरफ चले आए। कितना सिंपल है। इंडिया जब पहुंचे तो ये रहा इंडिया, इंडिया का ये किनारा पकड़ते हैं यहां, और ये देखो, ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा पूर्वी, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा पश्चिमी। तो वो इंडिया के पश्चिमी तट पर आ गए, और इस जगह का नाम था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट। यहां से कई कहानियां देखते हैं। यूरोप से इंडिया या एशिया की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने का सपना किसने देखा था? हेनरी ने। और हेनरी कौन से राज्य का राजकुमार था? किसका? पुर्तगाल का। इसीलिए प्रिंस हेनरी को इतिहास में नेविगेटर कहते हैं। नेविगेटर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। तो इसने यूरोप को रास्ता दिखाया एशिया का, है ना। तो इसने अंधेरे के मामले में, इसीलिए नेविगेटर ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? प्रिंस हेनरी को कहा जाता है। ये बात नोट्स में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। पुर्तगाल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डिगामा, और उसने समुद्र का रास्ता ढूंढ निकाला, और जो समुद्र का रास्ता उसने ढूंढ के निकाला वो अफ्रीका से होते हुए पहुंचा इंडिया के पश्चिमी तट, और उस तट का नाम था कालीकट। 3-4 जगह नाम आएंगे, मैं सारे नाम बताता हूं एक एक करके। पुर्तगाल से कौन आया था? तो नाम था वास्को डिगामा, ठीक। चलो, पुर्तगाल से जब वास्को डिगामा आया तो वो, अच्छा, आप रेलवे स्टेशन पे कभी रेल से गांव जाओ ना, तो वहां पर ना 2 ट्रेन होती है ना, गाड़ी संख्या 4517 वाया बनारस से होते हुए पटना को जाएगी, है ना। या वाया का मतलब होता है द रूट, किस रूट से होते हुए गया। तो वैसे ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस रास्ते से होते हुए आया। वो अफ्रीका वाले रास्ते से होते आया, और अफ्रीका में उस जगह का नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, होप के रास्ते कहां आया?
भारत के कौन से तट, पूर्वी या पश्चिमी? भारत के पश्चिमी तट पर आया, और पश्चिमी तट के जिस जगह पर वो आया उस जगह का क्या नाम था? कालीकट। कालीकट पहुंचा। एक बात और पकड़ लेते हैं, कालीकट जब पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, कौन था? लोग तो रहते ही होंगे ना, खाली जगह तो नहीं हो सकती। वहां पर रहता था एक हिंदू शासक, और उस हिंदू शासक का नाम था जमोरिन। जहां जमोरिन नामक हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया। अच्छा बताओ, साउथ के लोगों का आम कलर क्या होता है? एवरेज कलर ब्लैक। उनके बीच में कोई दूध से धुला हुआ आदमी एकदम से कूदे तो ये वैसे आदमी की आकृति है जैसा उन्होंने अपनी किताबों में भगवान के बारे में पढ़ा है। भगवान आते ना ऐसे बिल्कुल दूध से नहाए हुए भगवान, और उनके पास है, तो उनको लगा ईश्वर आ गया है। तो लोग बहुत भीड़ बनाकर वहां इकट्ठे हो गए कालीकट के तट पर, और फिर इसीलिए राजा वहां पे आया कि देखे कैसे ईश्वर ने हमारी जमीन पर लिया रखा है कदम। गेटिंग? और फिर इनको ये फूल माला, ये माला, ये फूल डाल रहे, और जब यहां से ये जाने लगा तो इनके वहां पे इलाके में जो भी था उन्होंने उसको ये दिया, है ना। उसमें से खास था काले मिर्च, मसाले, फलाना ढिमकाना दिया, और ये लड़का वहां लेके चला गया कहां पर? अपने यूरोप यानी पुर्तगाल में। और वहां काली मिर्च खा के तो लोग दीवाने ही हो गए भाई साहब, ओहो यही तो चाहिए था। आप कल्पना करके देखिए, आप रोज आलू खा रहे हैं उबला हुआ, उसमें ना नमक है ना मसाला है, एक बार काली मिर्च छिड़क के खाया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भैया मसाला डाल देना, है ना। तो मसाले को लेकर लोग हो गए पागल, और उनको किसी भी कीमत को देने के चौंकाने को हो गए तैयार। इसने जो 1 रुपए की चीज खरीदी थी वो चीज 60 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची? 60 रुपए। 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। यूं तो ये पुर्तगाल का सबसे आवारा लौंडा था, ऐसे ही घूम रहा था, कहीं पे आ गया किसी तरह से, और जब गया तो मल्ला दुमल्ला तिमल्ला चौमल्ला बना लिया। और फिर बगल वाले लोग क्या कहते हैं, देखी ना कैसे बढ़ गया है, तू भी जा, है ना। तो इसके बाद पुर्तगाल से इंडिया आने की दौड़ लग पड़ी, अलग अलग लोग पुर्तगाल से इंडिया आ गए, पेड्रो अल्वारेज आने लग गया अलग। और ये देखा अच्छा जहां प्रॉफिट होता है सरकार वहां पीछे रहेगी या सरकार भी वहां कूद पड़ेगी? सरकार भी वहां कूद गए। तो पुर्तगाली सरकार ने भी अपनी कंपनी बनाई, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान भेजा, उसका नाम था अल्बेड़ा, कि जाओ और वहां पे व्यापार करो। पुर्तगाली कंपनी जब आएगी तो एवं केवल व्यापार करेगी या सैनिक के साथ आएगी? सैनिक के साथ आएगी। ठीक है, ये यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। कहानी में कुछ कुछ डाटा याद रखते हैं। नेविगेटर ऑफ वर्ल्ड कौन है? हेनरी, है ना। भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? किस देश का था वो? भारत के रास्ते की खोज करने का श्रेय कौन से देश को जाएगा? अब इसमें एक डेट है, वो भारत पहुंचा कब था? तो 1498 में पहुंचा वो भारत, और डेट की 17 मई आने वाला है अभी, है ना। 17 मई 1498 में वो भारत पहुंचा। ये डेट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किस रास्ते से पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो इंडिया पहुंचा था। इंडिया के कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर। तट का नाम कालीकट, और वहां किसने किया था इसका स्वागत? जमोरिन ने किया इसका स्वागत।